नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खुशियों से मनाएं, उल्लास से मनाएं ईद। मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ईद की सेवइयां हिंदुओं के घर में बने और रंग मुसलमान खेलें। होगा ये दिन, ज़रूर होगा, जब हम लोग प्यार से आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पॉलिटिकल सीन जो पिछले दिन का होगा वो उसकी समरी सुनाऊं। तो आजकल जो है समरी में वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी तीनों हैं। तो मैं संक्षिप्त में सुनाता हूं कि पॉलिटिक्स चल क्या क्या रही है। पहला सवाल आता है मायावती को। चुनाव जब से ख़त्म हुआ है तब से लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, परेशान हैं। मतलब तो एक विश्लेषक से मेरी बात हुई, राजनीतिक विश्लेषक से, और बहुत अध्ययन किया है उन्होंने। मायावती की परेशानी ये है कि जब से वो राजनीति कर रही हैं, पहली बार यह हुआ है कि उनका वोट बैंक बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, शिफ्ट हुआ है, बीजेपी में ज़्यादा गया है। लेकिन उनको परेशानी ये है कि अगर ये माइंड सेट हो गया, जो चर्चा चल रही है कि भाई अब मायावती तो ख़त्म, तो अगर ये ख़त्म वाली लाइन आ गई तो इसका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी में भी जा सकता है, और बीजेपी में तो इस बार गया था। तो मायावती के पास बचेगा क्या? इसीलिए वो टारगेट करके कर रही हैं और कह रही हैं कि अखिलेश यादव को एक मुश्त मुसलमानों ने वोट दिया तब भी सपा सरकार नहीं बना पाई, तो भविष्य में कभी नहीं बना पाएगी। मायावती सिंह समस्या यह है कि उन्होंने अपने आप को इतना अविश्वसनीय बना लिया है कि मुसलमान सोचता है कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ये बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। तो मायावती की सारी परेशानियां शुरू होती हैं इस बात से कि उनका भरोसा जो है वो बीजेपी के संग अलायंस करके, बीजेपी को सपोर्ट करके, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बीजेपी को सहयोग करके मुसलमानों में कम हुआ है। मुसलमानों का भरोसा समाजवादी पार्टी में बड़ा था, इसीलिए उन्होंने एक मुश्त वोट कर दिया। अब समाजवादी पार्टी के गले में भी मुसलमानों की फांस बन गई है, फंस गई है, बिल्कुल बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल संघ ने और बीजेपी ने देश को इस मुकाम पे तो ला दिया है कि अब आप खुले मंच से मुसलमानों की बात करने से बच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या मुख्य विपक्षी दल और हो, अरविंद केजरीवाल हो। एक जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति है ना, वो पैदा हो गई है देश में। ये जानबूझ के संदेश दे दिए गए हैं कि अगर आपने मुसलमानों की बात करी तो देश का बहुसंख्यक वर्ग आपसे नाराज हो जाएगा। आप देखिए, कभी सोचा था कि कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी, राहुल गांधी चंदन लगाएंगे, जनेऊ दिखाएंगे, तब वो साबित करेंगे मैं हिंदू हूँ। ममता बनर्जी को मंच पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पड़ेगा। अखिलेश यादव को माथे पर ललाट मिला के भगवान परशुराम की गदा जो फरसा है वो उठाना पड़ेगा। मायावती को गणेश जी की मूर्तियाँ उठानी पड़ेंगी। तो बीजेपी और संघ की जो बहुत सालों की प्रयोगशाला थी कि देश को हिंदुत्व की विचारधारा में लाना, उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई है, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अब सब करने लगे हैं। मुसलमानों के नाम पर ओपनली बोलने से बचने लगे हैं। आज शाम की डिबेट चल रही थी मेरी, तो एक मुस्लिम पत्रकार, उन्होंने सवाल किया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया कि आप पिछले सालों से, मतलब दशकों से आप ऐसा होता था कि समाजवादी पार्टी रोज़ा इफ्तार का आयोजन करती थी। ये पहली बार हो रहा है कि समाजवादी पार्टी रोज़ा इफ्तार का आयोजन नहीं कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव कई जगह रोज़ा इफ्तार में खुद चले गए हैं, लेकिन आपका खुद जाना और रोज़ा इफ्तार खुद आयोजित करना दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्या बीजेपी ने वास्तव में ऐसी व्यू रचना कर ली है कि समाजवादी पार्टी अब रोज़ा इफ्तार करने से भी डर गई है? और डर गई है तो ये बीजेपी की कामयाबी है और अखिलेश यादव की परेशानी है। मुसलमान इस बात से नाराज हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत मुखर होकर बोल नहीं रही है। अखिलेश यादव की परेशानी ये है कि जैसे ही वो मुखर होकर बोलेंगे, बीजेपी हमला करेगी, देखो ये मुसलमानों की बात करते हैं, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं, और एक बड़ा हिंदू वर्ग उनसे छिटक जाएगा। आजम खां को लेकर भी जो भड़काई जा रही है बातें, उसके पीछे स्ट्रेटेजी यही है कि किसी तरह आजम खां अलग हो जाएं और वैसी जहरीले भाषण देते देते हैं। तो ये कहा जाए कि ये समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेती तो है मगर कन्वर्ट नहीं करती, मुसलमानों की बात नहीं करती। तो रोज़ा इफ्तार ना होना भी बड़ी बात है। सपा के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव अमेठी में गए, लखनऊ में गए, तमाम जगह रोज़ा इफ्तार में गए। लखनऊ में क्लास में अब्बास हैदर सपा के प्रवक्ता, उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन कराया, उसमें अखिलेश शामिल हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी का खुद रोज़ा इफ्तार ना होना चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये पॉलिटिक्स से नेता एक दूसरे को इसी तरह घेरते हैं कि सामने वाले का क्या कमी है, उसके वोट बैंक में इसका कैसे मैसेज दिया जाए, क्या संदेशा दिया जाए, और उसी से कामयाबी हासिल होती भी है।
इधर भारतीय जनता पार्टी भी ऊहापोह में है। उनके नेताओं की आपसी जो चर्चाएं हैं वो भी परेशानी का सबब बन रही हैं और कुछ अफसरों के तबादले बड़ा चर्चा का विषय बन गए हैं आजकल। कल बम्पर तबादले हुए, 16 तबादले हुए, तो कुछ चौंकाने वाले नाम थे। पहला नाम चौंकाने वाला था अरविंद कुमार का। अरविंद कुमार योगी सरकार पार्ट 1 में पहले गृह विभाग में थे। गृह विभाग में तमाम घोटाले के आरोप लगे और अरविंद कुमार उससे पहले जब स्वास्थ्य विभाग में थे तो कहा जाता है कि मैन पावर की एजेंसी को करोड़ों रुपए का काम बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के दिया गया और एक गंभीर भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगे थे। इसी तरह जब अरविंद कुमार पावर कॉरपोरेशन में थे तब उनको श्रीकांत शर्मा को उन्होंने जो ऊर्जा मंत्री थे बहुत परेशान किया था, लेकिन बाद में इंडस्ट्री चले गए। इंडस्ट्री आजकल कागजों पे कम चल रही है, हकीकत में ज़्यादा चल रही है, मगर तब भी इस दागदार अफसर को लगातार एक के बाद एक तैनाती दी जा रही है। दूसरा चर्चित नाम एम देवराज का था। और जनाब जब से विद्युत विभाग में आए हैं बिजली विभाग का भट्टा बैठ गया है। जितने कर्मचारी संगठन हैं, जितने अफसर हैं, सब परेशान हैं। कई टेंडरों के खोलने में, टेंडरों के फाइनल होने में शिकायतों के ढेर लगे हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले, मतलब सरकार बनी नहीं थी, उस बीच में डायरेक्टर की नियुक्ति का मामला शिकायत गवर्नर तक पहुंची थी, फिर बाद में सरकार तक पहुंची थी कि चुनाव की प्रक्रिया के बीच में डायरेक्टर कैसे नियुक्त हो गए और काम धंधा बिल्कुल नहीं हो रहा है पावर कॉरपोरेशन में। ये बात हर आदमी कह रहा है। मगर कल जब तबादले हुए तो वो चेयरमैन थे, उनको प्रमुख सचिव का भी चार्ज दे दिया गया, तो लोग हैरान हुए क्योंकि सभी मान रहे थे कि अरविंद शर्मा की जो शैली है वो बिजली विभाग में तेजी लाना चाहते हैं, बिजली विभाग में काम करना चाहते हैं, और एम देवराज की जो शैली है वो किसी भी कीमत पे बिजली विभाग में तेजी लाने नहीं देगी। तो ये तय माना जा रहा था कि अरविंद शर्मा के कहने के बाद एम देवराज को हटाया जाएगा, लेकिन उनको विभाग का एक चार्ज और दे दिया गया तो सब लोग चौंक गए। अरविंद शर्मा ऊर्जा मंत्री बने हैं, नए नए मंत्री बने हैं, पॉलिटिक्स में आके हॉट केक मिला है और तब तक कोयले की खपत ने उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है बिजली महकमे में। तो ऐसे में एम देवराज को और 2 पद देके बिजली विभाग में क्या ऊर्जा विभाग को परेशान करने की रणनीति है, अरविंद शर्मा को बदनाम करने की रणनीति है। और कभी आप अरविंद शर्मा का ट्विटर अकाउंट उठा के देखेंगे, अरविंद शर्मा जो ट्वीट कर रहे हैं उस पर उनकी जो ट्रोल आर्मी है वो हमले कर रही है, और इस ट्रोल आर्मी के कुछ नाम देखेंगे, उनकी कुछ प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वही ट्रोल आर्मी है जो विपक्ष पे हमला करती थी, और एक चर्चित नाम भी आए थे कुछ उसमें से। तो क्या जानबूझ के अरविंद शर्मा को टारगेट किया जा रहा है, अरविंद शर्मा को परेशान किया जा रहा है, अरविंद शर्मा को काम करने से रोका जा रहा है? ये बातें बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं महकमे में, और महकमे के अलावा यूपी की पॉलिटिक्स में, बीजेपी में भी बनी हुई है कि क्या कारण क्या है कि जो इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, अरविंद शर्मा को बदनाम किया जा रहा है। इधर बीजेपी अपने अध्यक्ष को लेकर परेशान है क्योंकि अभी तक अध्यक्ष फाइनल नहीं हुआ। एक पद एक सिद्धांत का फॉर्मूला रहता है, लेकिन चुनाव हुए 1 महीना हो गया और अभी तक अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा। तो ये पूरा उठक पुठक चल रहा है इन दिनों राजनीति के शिखर में, राजनीति के संग्राम में कि कौन पार्टी क्या कर दे, और कांग्रेस बेचारी बेहाल है, उसको ढूंढे 1 महीना हो गया, अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा, करे तो करे क्या। ये आज का कैफू था। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति की समरी में आपको समझा पाया हूँ। बाकी भी मैं पॉलिटिक्स में क्या अपडेट हो रहा है आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक सूचना फिर मैं आपको दूंगा कि हमारी यूपी की खबरों के लिए 4 PM यूपी एक अलग चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। यूपी के अलग अलग जगहों से आपको खबरें मिलती रहेगी। नेशनल खबरें आप इसी चैनल पर देखते रहेंगे, पॉलिटिक्स की खबर देखते रहेंगे। हमको फेसबुक और ट्विटर पर भी 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर सब्सक्राइब करिएगा। आपका सहयोग हमारी पूंजी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।